नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत, प्रधानमंत्री ने बताया लोकतंत्र पर हमला। सेना प्रमुख ने लिया हालात का जायजा। झारखंड में तीसरे दौर के लिए प्रचार तेज, नरेंद्र मोदी की वोटरों से बहुमत की अपील, राहुल गांधी का केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप। रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का भारत ने किया विरोध, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान 20 से ज्यादा समझौतों की उम्मीद। भारत की मदद के बाद मालदीव में पानी का संकट हुआ कम, 200 टन पानी पहुंचा हिमालय, प्रधानमंत्री का हर मुमकिन मदद का भरोसा। बर्दवान ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार, 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया शाहनूर आलम, एनआईए की पूछताछ जारी। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियारों और खाने पीने के पैकेट्स में पाकिस्तान की मेकिंग के निशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला बताया, तो उधर कश्मीर दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव में खलल डालने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बारामूला में उरी स्थित सेना के शिविर में मारे गए आतंकवादियों के पास से 6 AK-47 राइफल, 55 मैगजीन, 2 शॉटगन, ग्रेनेड और रेडियो सेट बरामद हुए हैं। हथियारों के साथ बरामद खाने पीने के पैकेट्स पर पाकिस्तानी लेबल लगे हैं। सेना के मुताबिक ये साजो सामान पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन हमलों की मंशा विधानसभा चुनाव में खलल डालने की है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बीते 2 हफ्तों में सेना प्रमुख का यह दूसरा घाटी का दौरा है। प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला बताया है। हजारीबाग की चुनावी रैली में उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उरी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार शुक्ला रांची के रहने वाले थे। कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। अमेरिका ने भी इन आतंकवादी हमलों की निंदा की है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में भारी मतदान के बाद ये कार्रवाई हताशा में की गई है। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है लगातार उनके अटैक बढ़ गए हैं। यहाँ पे भी सीमा का भी उल्लंघन हम देख रहे हैं बराबर हो रहा है। समझता है इस सख्ती से डील करने की जरूरत आ गई है हिंदुस्तान को। शुक्रवार को उरी हमले में सेना के एक अधिकारी सहित सुरक्षा बलों के 11 जवान शहीद हुए थे, जबकि इस हमले में 6 आतंकवादी भी मारे गए थे। शोपियां, सौरा और त्राल में भी आतंकवादियों ने हमले किए थे, जिसमें 2 आतंकवादियों के साथ 2 नागरिक मारे गए थे। इसके बाद से ही राज्य में हाई अलर्ट है। सेना के जवान सघन चेकिंग कर रहे हैं। तलाशी अभियान भी जारी है। सोमवार को कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी रैलियां होनी है, जिनके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास सुशांत सरीन जी हैं, जो कि सुरक्षा मामलों के और इस पूरे रीजन के मैं कहूँ कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके के हालात हमने पिछले 48 घंटे में देखे हैं जम्मू कश्मीर में, चुनाव के बीच में इस तरह की हरकतें, मैं कहूँ साजिश और पाकिस्तान से पूरे के पूरे लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि एक आखिरी और विफल कोशिश साजिश की चल रही है, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके का हमने देखा टर्नआउट रहा है? देखिए, मेरे ख्याल चुनाव को तो ये डिरेल नहीं कर पाएंगे और अगर ये कोशिश है कि अगले जो 3 चरण बचे हैं चुनाव के, उसमें जो टर्नआउट है वो इफेक्ट हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर 70% पहले 2 चरणों में टर्नआउट आया है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है
कि अगले चरणों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होना है, जहां पर जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा जोर है। कुछ शहरी इलाके ऐसे हैं वहां पर ये एक्सपेक्टेड है कि कोई बहुत ज़्यादा टर्नआउट नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल बाकी सारे प्रदेश में टर्नआउट ठीक ही रहेगा। थोड़ा अगर गिरा भी तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनावों की क्रेडिबिलिटी में या जनता की जो आशाएं हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उसके ऊपर। मेरे ख्याल ये जो पाकिस्तान की जो चाल थी या जो दहशतगर्द उनके साथ पनपते हैं उनकी जो चाल थी, ये ऑब्वियसली विफल होगी। ज़रूरत ये है कि हमारे को पहले से एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत होगी और शायद थोड़ी ज़्यादा मुस्तैदी हमारी तरफ से होनी चाहिए थी। लेकिन ये भी सही है कि जैसे पाकिस्तान हताश हो चुका है या आतंकवादी हताश हो चुके हैं और उस हताशा में इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि हम हताश ना हो और इसका मुंह तोड़ सामना करें और जवाब दें। सुशांत जी, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का ये कहना कि हम आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ हैं, क्या ये महज औपचारिकता बार बार दिखती है या फिर असल में जब सब कुछ सामने है और भारत कई बार सबूत पेश कर चुका, उसके बावजूद इस तरह के बयान आपकी नज़र में कितने मायने रखते हैं? देखिए, मायने तो रखते हैं। कुछ हद तक तो आपकी बात ठीक है कि औपचारिकता भी होती है इस तरह के हमलों की निंदा करना, लेकिन अमेरिका से हमारे को सहयोग काफ़ी मिला है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अमेरिका अपने जो मफाद है, अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनको ताक पर रख दे। मेरे ख्याल ये हमारी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होगा। हमारे जो इंटरेस्ट हैं हमको खुद प्रोटेक्ट करने होंगे। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका और हमारे इंटरेस्ट काफ़ी हद तक मिलते हैं, लेकिन अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर है, उसके पाकिस्तान के साथ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनको बरकरार रखने के लिए उनको कई पाकिस्तान की हरकतों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। अगर अमेरिका अपने हज़ारों सैनिकों के मरने के बावजूद पाकिस्तान का हाथ थामे हुए है, तो उसका एक कारण ये ज़रूर है कि अमेरिका को अभी भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि अमेरिका हमारे कारण पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा या कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान के साथ करेगा जिसको उनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ अफेक्ट करे। और सुशांत जी, जिस तरीके से चुनाव को लेकर, जैसे कि आपने कहा भी कि पहले से आशंका थी इस तरह की हमले हो सकते हैं, आतंकी हमलों की, और इस बीच फिर से कुछ जो जानकारियाँ मिल रही हैं, हाई अलर्ट कुछ जगहों पर आशंकाएं हैं कि जहां पर आतंकी हमले कर सकते हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि हमें जिस तरह की प्रिपरेशंस की ज़रूरत थी, जितना अलर्ट रहना चाहिए था, हम उस मोड में नहीं थे, या फिर उस मोड में लगातार रहना ये मुमकिन भी नहीं है? मेरे ख्याल ये दोनों बातें ठीक हैं। आप 24/7 365 दिन साल के आप एक हाई अलर्ट की कैफियत नहीं रख सकते अपने साथ। ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हद तक तो ये माना जा सकता है कि जहां पर उरी जैसे क्षेत्र में अगर इस तरह का हमला हुआ, जहां पहले आज तक नहीं हुआ था इस तरह का हमला, तो शायद ये एक नई चीज़ थी और वहां पर ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था। शायद वैली में जो आपके फौजी यूनिट्स हैं, क्योंकि वो पहले इस तरह के हमलों को झेल चुके हैं और उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना चुके हैं, तो शायद वहां पर ज़्यादा मुस्तैदी रहेगी। जहां तक जो छोटे मोटे कहीं पे किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया या किसी आतंकवादी ने आकर किसी पोस्ट पर फायरिंग कर दी, मेरे ख्याल ये अब सुरक्षा बल जो हैं कश्मीर में इनको बहुत छोटे हादसात मानते हैं। हमारे यहाँ पर दिल्ली में या बाकी देश में इसको बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है, लेकिन मेरे ख्याल जो सुरक्षा बल है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम भी झेल चुके हैं जहां पर ये सैकड़ों की तादाद में इस तरह के हादसात होते थे। अब अगर इक्का दुक्का कहीं पे हादसा हो जाता है तो मेरे ख्याल कोई बहुत ज्यादा उनको चिंता होती नहीं है। होनी चाहिए लेकिन शायद होती नहीं है। सुशांत जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से मोदी सरकार के आने के बाद पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को लेकर हम देख रहे थे, गर्मजोशी दिख रही थी, बातचीत टूटी और उसके बाद इस तरह के ये आतंकी हमले, क्या आपकी नज़र में लगता है कि बातचीत की जो भविष्य की संभावनाएं हैं अब वो भी और ज़्यादा कमज़ोर या ख़त्म होती दिखती हैं?
देखिए, मेरे को लगता नहीं है कि बातचीत अगर आप करेंगे तो किस विषय पे करेंगे। अगर तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि भारत के कनपटी पर बंदूक रखकर भारत को मेज पर लेके आया जाए, तो मेरे ख्याल ना तो भारत की सरकार को ना जनता को ये बात मान्य होगी। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह के कदम उठाए जाएं जहां पर हमारे को ये नजर आए कि वो आतंकवादियों के ऊपर लगाम कस रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ संजीदगी से लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर बातचीत करने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन सिर्फ बातचीत इसलिए करना क्योंकि बातचीत करना चाहिए, मैं नहीं मानता उसका कोई मतलब है या उससे कुछ निकल के आएगा। दूसरी चीज ये है कि बाकी जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके साथ आप एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में घुस रहे हैं, घुसना चाहिए और वो हमारी भी जरूरत है। मेरे ख्याल पाकिस्तान को उस संदर्भ में पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग आपको करना पड़ेगा और इसको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। जो नॉर्मल स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होता है वो शायद हम पाकिस्तान के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट रहा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। वो ज्यादा एक आतंकवाद की तरफ उसका रुझान है और रेडिकलाइज स्टेट है, तो उसके साथ मेरे ख्याल आपका नॉर्मल रिलेशनशिप मुझे संभव नजर नहीं आ रहा। सुशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर अपने विचार और बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के हजारीबाग में थे। उन्होंने राज्य के लोगों से झारखंड के विकास और सूबे को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कश्मीर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रदेश के लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार को श्रद्धांजलि देकर सभी शहीदों की कुर्बानी को नमन किया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की मजबूत सरकार बनाने की अपील की। अगर झारखंड के मतदाताओं ने इतनी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजय न दिया होता तो दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं बन पाती। आगे के चुनाव के मतदान में भी पहले से ज्यादा मतदान करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बनाना ये झारखंड के लिए बहुत आवश्यक है। झारखंड में 5 दौर में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 81 में से 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने 8 सीटें सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड की चुनावी रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के आदर्श ग्राम योजना जैसी नीतियों की आलोचना की, तो वहीं यूपीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड के रांची और रामगढ़ में जनसभाएं की। रांची में राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार ने जनता को सशक्त बनाने के मकसद से कई कदम उठाए, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार उन्हें खत्म कर रही है। बड़े बड़े इश्तिहार बनाना चाहते हैं, सुनहरा भारत, चमकता भारत, साफ भारत, आदर्श ग्राम, ये सब को पा रहे हैं। जमीनी अधिग्रहण बिल को कमजोर कर रहे हैं, मनरेगा को कमजोर कर रहे हैं, आने वाले समय में आरटीआई को कमजोर करेंगे, पंचायती राज को कमजोर कर रहे हैं। तो जहां भी हमने आपको शक्ति दी वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन विकास कहीं नहीं दिख रहा। उन्होंने काले धन को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। 100 दिन हो गए, आपके बैंक अकाउंट में काला धन आया? 1 रुपया मिला आपको? अच्छा छोड़ो, आपके बैंक अकाउंट को छोड़ो, हिंदुस्तान में 1 रुपया आया? अब वही नरेंद्र मोदी जी कहते भैया ये तो हमारी बस की नहीं है, ये तो हम कर नहीं सकते। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि यूपीए शासनकाल में हमेशा गरीबों के बारे में सोचा गया, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले शैक्षिक सत्र से छात्रों को कॉलेज या राज्य बदलने पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली में दी।
केंद्र सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले छात्रों को लाभ होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल और कॉलेजों की नीतियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। अगले एकेडमिक वर्ष से स्टूडेंट्स को ज़्यादा चॉइसेस मिले कोर्सेज में विद इन द इंस्टीट्यूशन, और साथ ही सीमलेस मोबिलिटी पूरे राष्ट्र में हो। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो नौकरी की खोज में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं और अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ जाते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम की वजह से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो माथापच्ची होती थी वो नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दुनिया के बेहतरीन 100 विश्वविद्यालयों में देश का कोई विश्वविद्यालय नहीं होने पर चिंता जताई। उच्च शिक्षा में कौशल विकास पर हुए सम्मेलन में शिक्षकों की कमी दूर किए जाने पर भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से टीचर्स की कमी है और इसी के लिए राज्य की सरकारों से हमने बार बार कहा है कि टीचरों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करें, रिक्रूटमेंट का काम करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्कूल के भोजन से बीमार हुए 29 बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। जिला अस्पताल में इन बच्चों को कल एडमिट कराया गया था। प्रशासन ने बच्चों के बीमार होने के बाद जांच के आदेश दे दिए। कोरबा जिले के जोगीपाली प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को ये घटना सामने आई। बच्चों को खाने में दाल, चावल और सब्जी दी गई थी। खाना खाने के बाद बच्चों ने बेहोशी की शिकायत की, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बच्चे स्टेबल हैं। उल्टी महसूस हुई है, खाने में अवश्य रूप से कुछ रहा होगा जिसके कारण से सभी बच्चों को अनईजी फील हो रहा है। कोई भी बच्चा अनकॉन्शियस, क्रिटिकल या पेट में मरोड़ इस तरह से नहीं है, सभी बच्चे सामान्य हैं। कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि खाने से शराब की बदबू आ रही है। कलेक्टर ने बताया कि रसोई के लिए लाया गया सामान जब्त कर लिया गया है। गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने में मिड डे मील योजना कारगर साबित हुई है, लेकिन खाने की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। पिछले साल बिहार में छपरा जिले के गंडामान गांव के सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 20 बच्चों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बर्दवान ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार शाहनूर आलम को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आलम को असम से कल रात गिरफ्तार किया गया था। एनआईए इसे एक बड़ी कामयाबी बता रहा है। पिछले महीने शाहनूर आलम की पत्नी को असम के बारपेटा से गिरफ्तार किया गया था। शाहनूर आलम को नलबाड़ी से बीती रात पकड़ा गया। आलम जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के लिए धन जुटाने का काम करता था। उसने जेएमबी के भारतीय गुट के लिए पैसे भी जुटाए। बर्दवान ब्लास्ट के बाद से ही वो छिपा हुआ था। एनआईए ने आलम का सुराग देने पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी थी। शाहनूर आलम एरेस्ट हुआ नाছিলে অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাঠাইতো শাহনুৰ আলমক অলপ সময়ৰ কাৰণে বা কম ব্যৱধানত আমি হেৰুৱাইছো। गिरफ्तारी से बर्दवान धमाके की जांच में तेजी आएगी। इससे पहले एक और आरोपी साजिद को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के खगरागढ़ में इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी। एनआईए इस मामले की जांच के दौरान कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के रूस पर लगाए प्रतिबंध का विरोध किया है। रूस ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है और अमेरिकी प्रतिबंध से फर्क न पड़ने की बात कही है। उधर अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ व्यापार के लिए ये उचित समय नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के पहले विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत रूस के खिलाफ किसी प्रतिबंध को नहीं मानेगा। व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए 10 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच 20 से अधिक व्यापारिक समझौते होने हैं। इनमें ऊर्जा से लेकर रक्षा उपकरणों के आयात और भारत से दवा सहित अन्य कई सामग्रियों का निर्यात शामिल है। India has said clearly that it cannot be party to any economic sanctions against Russia. We have an identity or similarity of views with Russia on important global issues, including on the threats from terrorism, particularly in our shared neighborhood, on multipolarity is an important element in the global architecture. उधर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मैरी हर्फ ने कहा है कि रूस के साथ व्यापार करने का ये माकूल समय नहीं है। हमने अपने सहयोगियों और साझीदारों को ये बता दिया है। रूस का कहना है कि अमेरिका ने सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर और उच्च तकनीक पर रोक लगाई है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो व्यापार कर रहा है। अगर अमेरिका चाहता है कि अन्य देश
रूस के साथ व्यापार न करे तो पहले उसे अपने व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। Because it is the United States which has trade with Russia. By far, they are buying, for example, the engines for their satellite launchers. Most of the Boeings are built out of Titan, produced in the Russian Federation, as most of the software for the Boeing Corporation is produced in Russia. आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका ने रूस से कुल 21 अरब डॉलर का आयात और 9 अरब डॉलर का निर्यात किया। इसके विपरीत भारत और रूस के बीच कुल व्यापार ही सिर्फ 10 अरब डॉलर है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बूंद बूंद पानी को तरसते मालदीव की मदद के लिए भारत आगे आया है। राजधानी माले के एकमात्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से वहां पानी का संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हिंद महासागर में चारों ओर पानी से घिरा मालदीव साफ पानी की कमी से परेशान है। भारत ने परिवहन विमानों और नौसेना के पोतों के जरिए करीब 200 टन पानी रवाना किया है। साथ ही आईएनएस सुकन्या और आईएनएस दीपक पोत को माले भेजा गया है। आईएनएस सुकन्या पर 35 टन पेयजल मौजूद है और इसमें 2 आरओ संयंत्र लगे हैं जो प्रतिदिन 20 टन ताज़ा पानी मुहैया करा सकते हैं। Total of 5 flights will carry 20 tons of drinking water today. The first flight has arrived and I understand the second one should be reaching shortly. And we will have 3 more flights. Similarly, we will have another 5 flights tomorrow. So there will be 10 flights of drinking water to be carried. We've also made arrangements for 2 ships to move to Maldives. भारत की ओर से मदद का यह प्रयास उस वक्त किया गया जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उनके मालदीव के समकक्ष ने फोन कर मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। माले वाटर एंड सीवरेज कंपनी के जनरेटर कंट्रोल पैनल में 4 दिसंबर को आग लग गई थी। इससे संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा और पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई। माले की 1,20,000 आबादी एकमात्र वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने अगवा किए गए अमेरिकी पत्रकार ल्यूक सोमर्स की हत्या कर दी है। यमन में सोमर्स को छुड़ाने के लिए अमेरिकी और स्थानीय पत्रकार के सैन्य ऑपरेशन में आतंकवादियों ने बेशमूल के इस पत्रकार को मार दिया। ऑपरेशन में 10 आतंकवादी भी मारे गए। यमन की राजधानी सना में 33 साल के सोमर्स को पिछले साल अगवा किया था। हाल में सामने आए एक वीडियो में सोमर्स अपनी रिहाई के लिए मदद मांगते दिखे थे। स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज देश ने उन्हें याद किया और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा बड़ी तादाद में राजनेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब ने महिलाओं और पिछड़ी जातियों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का समर्थन किया। उन्हें आज़ाद भारत का संविधान बनाने के लिए बनी मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता के बाद वे देश के पहले कानून मंत्री बने। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही और जाते जाते छोड़ जाते हैं देश की कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। भारत के आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-16 का प्रक्षेपण आज फिर टल गया। इसे आज तड़के फ्रेंच गयाना के कोरू से कई दूसरे उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया जाना था। अब इसका प्रक्षेपण रविवार तड़के 2 बजे होगा। अमेरिका में सिखों के एक समूह ने सेना में समुदाय के शामिल होने में आ रही दिक्कतों को खत्म करने की मांग की है। सिख कोलिशन ने अमेरिकी संसद की एक समिति के सामने ये प्रस्ताव रखा। समूह के मुताबिक भारत, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों की सेना में सिखों को बड़ी धार्मिक आजादी मिली हुई है।
हरिद्वार के रुड़की में आज कबाड़ में धमाके से एक बच्चे की मौत हो गई। स्कूल से लौटते वक्त बच्चा कबाड़ से कुछ उठाकर खेलने लगा और अचानक इसमें ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देश भर की अदालतों में आज दूसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया। इसमें लाखों मामले सुलझाए गए। दिल्ली में इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जज A.R. दवे ने किया। उन्होंने मुकदमेबाजों को अहंकार से बचने की सलाह दी। मुंबई के पवई इलाके में आज चित्रा स्टूडियो में आग लग गई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को लगाया गया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने कबायली वजीरिस्तान इलाके में आज अलकायदा के शीर्ष आतंकवादी अदनान शुक्री अल-जुमा को मार गिराया है। अदनान अमेरिका के न्यूयॉर्क में बम विस्फोट की साजिश रचने का दोषी था। उसे अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल किया था और उस पर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम था।